मिजोरम और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी। कांग्रेस ने राजस्थान में 43 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त और छत्तीसगढ़ में 7 उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त की जारी। आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में 12 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त की जारी। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनाकिद कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट पर कौमी सेमिनार से करेंगे खिताब। एक रोजा इवेंट में 1000 से जायद शुरा होंगे शामिल। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कई मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से की बात और हमास के साथ जारी तनाज़े पर फराहम की मालूमात। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो आज पहुंच सकते हैं इसराइल। ऑपरेशन अजय के तहत छठी परवाज 2 नेपाली शहरियों समेत 143 मुसाफिरों के साथ रात गए नई दिल्ली पहुंची। मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते ने हवाई अड्डे पर मुसाफिरों का किया इस्तकबाल। खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जीत का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर भारतीय टीम अब तक रही नाकाबिले शिकस्त। पॉइंट्स टेबल में हासिल की टॉप पोजीशन। कोहली ने खेली 95 रन की शानदार इनिंग्स। आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से। और चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में आज हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का करेंगे मुजाहरा। आज होंगे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, शूटिंग, टेबल टेनिस और साइकिलिंग के मुकाबले। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मिजोरम के पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। मिजोरम की तमाम 40 असेंबली सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 असेंबली सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक मरहले के इंतखाबात और छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी 30 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के तमाम 230 असेंबली हलकों और छत्तीसगढ़ के 70 असेंबली हलकों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस की इस दूसरी फहरिस्त में कुल 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इससे कबल हफ्ते को अपनी पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। राजस्थान में कानून साज असेंबली में कुल 200 सीटें हैं। तमाम नशिस्तों पर एक साथ इंतखाबात होने हैं। रियासत में 25 नवंबर को वोटिंग होगी और इंतखाबी नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। कांग्रेस ने इतवार को छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी हतमी फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में 7 नामों का ऐलान किया गया है। इससे कबल कांग्रेस ने दूसरी फहरिस्त में 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और पहली फहरिस्त में 30 नामों का ऐलान किया गया था। मजमूई तौर पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने तमाम 90 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आपने अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त में 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कुछ दिन पहले आपने इस इलेक्शन के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त भी जारी की है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांग राय दहिंदगान के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट के इंतजाम करने की हिदायत दी है। इन 5 रियासतों में मजमूई तौर पर राय दहिंदगान में से तकरीबन 1.5% की उम्र 80 साल से ज़्यादा है। दिव्यांग राय दहिंदगान की तादाद 1% से ज्यादा है। कमीशन ने कहा है कि ज़िलाई इंतखाबी अफसरान ऐसे बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांग अफराद की मदद के लिए रजाकारों का तकर्रुर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशनों में दाखिले के लिए बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांग अफराद को तरजीह देने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक दिव्यांग राय दहिंदगान सक्षम ऐप पर व्हील चेयर की सहूलत के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। हिदायत के मुताबिक बसारे से महरूम अफराद अपने वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर मुआविन के साथ जा सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज नई दिल्ली में कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट पर कौमी सेमिनार से खिताब करेंगे। इसका एहतमाम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड कर रहा है। अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और किताबचे का इफ्तिताह करेंगे। नीज NCEL मेंबरान में मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी तकसीम करेगा। एक रोज़ा सेमिनार में मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिनमें कोऑपरेटिव को बरामदी मंडियों से मुंसलिक करने के लिए रहनुमाई, भारतीय ज़रई बरामदी सलाहियत और कोऑपरेटिव के मौक़े वगैरह शामिल हैं। इस सेमिनार का आगाज वजारत ताउन के आला हुक्काम की जानिब से कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर प्रेजेंटेशन से होगा। सिंपोजियम के दूसरे हिस्से में मुतादिद मौज़ूआत पर तकनीकी सेशन शामिल होंगे, जिनमें कोऑपरेटिव को बरामदी मंडियों से मुंसलिक करने के लिए नज़्म, भारत को दुनिया का डेयरी मरकज बनाना और कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज ज़ख़ीरा करने की स्कीम शामिल है। इस कौमी सेमिनार में 1000 से ज़ायद शुरा शिरकत करेंगे। ताउन से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की एक बड़ी तादाद भी ऑनलाइन सेमिनार में शिरकत करेगी। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने तमिलनाडु में बीजेपी कारकुनों के साथ रियासती हुकूमत के वहशियाना सलूक के मामले में तमिलनाडु का दौरा करने के लिए एक 4 रुकनी वफ्द को नामजद किया है। इस 4 रुकनी वफ्द में साबिक वजीर आला और साबिक मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा, मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर MP डॉक्टर सत्यपाल सिंह, आंध्र प्रदेश के रियासती सदर D पुरंदेश्वरी और रुकन पार्लियामेंट PC मोहन के नाम शामिल हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव अवार्ड 2023 पेश करेंगे। वो मुलाजमीन के लिए क़ब्ल रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का भी इफ्तिताह करेंगे। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन की मरकजी वजारत के मुताबिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक मरबूत पेंशनर्स पोर्टल भी शुरू करेंगे। इस मुद्दत के दौरान मुल्क गिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के दूसरे मरहले के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ज़ेरे इल्तिवा पेंशन प्रोसेसिंग मामले पर ऑल इंडिया पेंशन कोड की सदारत करेंगे। पेंशन और पेंशनर्स की बहबूद के महकमे ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल का आगाज़ किया था। ये पोर्टल रिटायर्ड मुलाजमीन को अपने काबिल सताइश कामों को जमा कराने और डिस्प्ले करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम फराहम करता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत मिट्टी को सलाम, बहादुरों को सलाम मुहिम मुकम्मल की गई। इसके तहत जिले के तमाम 11 ब्लॉकों और 3 म्यूनिसिपैलिटियों में अमृत कलश यात्रा निकालकर जमा की गई मिट्टी और चावल को जिला हेडक्वार्टर पर रखा गया। रामबन से इन अमृत कलशों को जम्मू ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें 31 अक्टूबर को कौमी इत्तेहाद के दिन की आखिरी तकरीब के लिए नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में अमृत वाटिका ले जाया जाएगा। इस मौके पर शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया और तलबा और मकामी फनकारों की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम पेश भी किए गए। और ऑपरेशन अजय के तहत छठी परवाज इसराइल से हिंदुस्तानियों को लेकर वापस लौटी। छठी परवाज में कुल 143 मुसाफिर सवार थे। इस परवाज से 2 नेपाली शहरी भी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर मुमलिकत फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया।
اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازعہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ دریں اثنا اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کئی مغربی ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کی۔ فرانس، اسپین اور ہالینڈ کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے حماس کے ساتھ جاری تنازع کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ نیتن یاہو نے حماس کی فوجی اور حکمرانی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے عوام کے اتحاد اور عزم کی بات کی اور کہا کہ حماس پر اسرائیل کی فتح پوری دنیا کی فتح ہوگی۔ انہوں نے حماس کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینے پر رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ دریں اثنا فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں آج اسرائیل پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیدرلینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ کے منگل کو اسرائیل پہنچنے کا امکان ہے۔ اسرائیل اور حماس میں جاری تنازع کے دوران غزہ کو امدادی ساز و سامان کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ امدادی ساز و سامان کا دوسرا قافلہ خوراک، پانی اور ادویات لے کر غزہ پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز امدادی سامان لے جانے والے ٹرک پہلی بار غزہ میں داخل ہوئے، جس میں اشیاء خوردونوش اور ادویات سمیت کئی چیزیں تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ مصر اور فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر غزہ کے ہسپتالوں کو طبی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کے درمیان ہندوستان نے فلسطین کے لیے انسانی امداد بھیجی ہے۔ بھارتی فضائیہ کا C-17 طیارہ امدادی سامان لے کر کل ہنڈن ایئر بیس سے روانہ ہوا۔ ہندوستان نے تقریباً 38 ٹن راحت اور امدادی سامان فلسطین کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے حماس کے راکٹ فورسز کے نائب سربراہ سمیت درجنوں فلسطینی جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس نے غزہ میں اب بھی اپنے 212 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ جانتے ہیں اس کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لگاتار تنازع جاری ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم ہفتے کے روز رفح غزہ میں امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا۔ دریں اثنا بھارت نے اتوار کو فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان بھیجا ہے۔ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ تقریباً 38 ٹن طبی اور قدرتی آفات سے متعلق امدادی سامان لے کر مصر کے العریش ہوائی اڈے پر پہنچا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ تقریباً 6.5 ٹن طبی امداد اور 32 ٹن قدرتی آفات سے متعلق امدادی سامان فلسطین کے لوگوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے بھیجی جانے والی امداد میں زندگی بچانے والی ادویات، سرجیکل سامان، خیمے، سلیپنگ بیگ، ترپال، پانی صاف کرنے کی گولیاں جیسی ضروری اشیاء شامل ہیں۔ میں اس وقت C-17 گلوب ماسٹر کے اندر ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے بھارت کی طرف سے گفٹ ہے۔ 38.5 ٹن سامان جا رہا ہے اور اس کے بعد ہینڈ اوور کی جائے گی ایجپشن اتھارٹیز کو اور وہ اس کو لے کے جائیں گے فلسطین کے اندر۔ ہفتے کے روز اسرائیل نے امدادی سامان سے لدے 20 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس میں ادویات، خوراک، پانی اور تابوت شامل تھے، لیکن اسرائیل نے ایندھن کو سرحد پار کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ فلسطینی ریڈ کریسنٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہسپتالوں کو کام جاری رکھنا ہے تو غزہ کے لیے انسانی امداد میں ایندھن کو شامل کیا جانا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں رات بھر کی بمباری میں حماس کے راکٹ فورسز کے نائب سربراہ سمیت درجنوں فلسطینی جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے خبردار کیا کہ غزہ پٹی میں حماس کو نشانہ بنانے والے حملوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ انہوں نے غزہ شہر میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان حملوں سے بچنے کے لیے جنوب کی طرف بڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی فوج نے غزہ پر پرچے گرائے جن میں لکھا ہے کہ شمال میں رہنے والے لوگوں کو حماس کے اتحادی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حملے میں حماس راکٹ بلوں کے اوپر مک صحیح درجنوں فلسطینی لڑاکے مارے گئے۔ عام لوگ دکشنی غزہ کی اور چلے جائیں جہاں مانوی سہایتا پہنچائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹ کیا ہے کہ IDF اور ISA نے جنین میں الانصار مسجد میں حماس اور انتہا پسندوں کے کمپاؤنڈ پر فضائی حملہ کیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ مسجد کو حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اچانک مسجد کی چھت پر حملہ ہوا۔ ڈرون سے مسجد کی چھت میں 2 جگہوں پر حملہ ہوا جس سے مسجد کی چھت میں 2 چھید ہو گئے۔
शुमाली महाज इसराइली फौज लेबनान की सरहद पर भी मुसलसल कार्रवाई कर रही है। गुज़श्ता चंद दिनों में इसराइल और लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान बार बार फायरिंग के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से इसराइल के साथ लेबनान की सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये कशीदगी किसी बड़े तसादुम में बदल सकती है। रात के दौरान हमने हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों के साथ साथ एक परिसर को निशाना बनाया, जहां से हमारे मानव रहित हवाई वाहन की ओर एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती उसूल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम अमन और इस्तेहकाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि इसराइल को अपनी जरूरी सिक्योरिटी जरूरियात को पूरा करते हुए देखना चाहिए। दूसरी जानिब तनाज़े को रोकने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमले में इसराइल में 1400 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो के साथ तेल अबीब से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर 1400 इसराइलियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर जंग बढ़ी तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेनेटर लिंडसे ने एक बयान में कहा कि हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को किए गए बेगुनाह इसराइलियों के कत्लेआम में ईरान भी बिलवास्ता तौर पर मुलव्विस है। गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले को जवाज बनाते हुए सेनेटर ने कहा कि हमास के इस जालिमाना और खतरनाक इक़दाम के बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ। ईरान ने इस वाक़े में मुलव्विस होने से इनकार करते हुए लिंडसे ग्राहम के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। महंगाई और गैर मुल्की करेंसी की कमी से नबरदाजमा और अर्जेंटाइन में कंजर्वेटिव पार्टी की सदारती उम्मीदवार पेट्रिशिया बुलरिच ने इतवार को होने वाली सदारती इंतखाबात में वोट डाला है। इस इलेक्शन में वजीर खजाना सर्जियो मासी और माइली को बुलरिच के अहम हरीफ के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम माइली के इंतखाबात में भरपूर शिरकत और वोटों की तकसीम के बाद अर्जेंटाइन के साबिक सिक्योरिटी वजीर, जो अब तक सदारती इंतखाबात में सबसे ऊपर 3 दावेदारों में शामिल थे, पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। वैसे तो दिल्ली से शाये जितने भी उर्दू अखबारात हैं उसमें ज़्यादातर हमास ने जो हमला किया है इसराइल पर उसकी ख़बरें ज़्यादा नुमायाँ हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो कल भारत ने फ़लस्तीन के लिए इमदाद भेजी थी, उसे सफ़ाए अव्वल पर अपनी शह सुर्खी में जगह दी है। और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का कहना है कि फ़लस्तीनियों के लिए हिंदुस्तान की इंसानी इमदाद को कल रवाना कर दिया गया। और वाकई कहा जा सकता है कि भारत ने इंसानियत के धर्म को सबसे आगे रखा और फ़लस्तीनियों के लिए हिंदुस्तान की तरफ से इमदाद भेजी है, ताकि जो भी उनको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस परेशानी से वो उभर सकें। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी इसी खबर से मुताल्लिक़ है। फ़लस्तीनियों की जानें इतनी भी बहुत ज़्यादा अहम है जितनी इसराइलियों की हैं, ऐसा कहना है। आपको बता दें कि इसराइल हमास जंग रोकने के लिए मिस्र में एक अमन इजलास हुआ, जिसमें कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली, स्पेन, यूनान, कनाडा और यूरोपीय कौंसिल समेत 10 से ज़ायद ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया और कहा है कि फ़लस्तीनियों की जानें उतनी ही अहम है जितनी कि इसराइल पर है। यानी कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर यह इजलास किया गया और काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है कि यूपी में नौजवानों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरी तरह से मुत्तहिद होकर एक साथ काम कर रही है कि किसी भी तरह से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, लिहाजा यूपी में नौजवानों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है, आयुर्वेद से मुताल्लिक़ है। आपको बता दें कि
आयुर्वेद पर मुल्क के लोगों का एतमाद बढ़ा है, ये कहना है सोनोवाल का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अपना 6ठा यौम तासीस मनाया है और इस मौके पर मरकज़ी आयुष वजीर सर्बानंद सोनोवाल वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की जो तरीक़ा है इलाज है वो 16 लाख से ज़्यादा मरीज़ इससे सेहतयाब अब तक हो चुके हैं और लोगों का इस पर एतमाद भी बढ़ चुका है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। खेल के सफ़े से शामी की तूफ़ानी गेंदबाजी, हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और विराट कोहली ने 95 रन की शानदार इनिंग खेली है। धर्मशाला में ये तारीख रकम की गई है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की नाज़रीन ये सुर्खी है, ये भी फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी क़यादत कोशिश करे तो असर ज़ाहिर होता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का ये कहना है नाज़रीन, उनका ये बयान है। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। इसराइल फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहुत अफसरदा हूँ, ये पोप फ्रांसिस का बयान है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के ने ये कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन की सूरत हाल पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इस जंग को, इस तनाज़े को ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि जो इंसानी जानें हैं उनको हर हाल में बचाया जा सके। और अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से है। अदालती हुक्म की तामील न करने पर ट्रंप पर $5000 का जुर्माना लग सकता है। दोबारा गलती की तो जेल भेज दिया जाएगा। अदालत का ट्रंप को ये इंतबाह दिया गया है। आपको बता दें कि साबिक़ सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सिविल फ्रॉड मुकदमे में अदालती हुक्म की अगर तामील न की गई तो उनके ऊपर ये जुर्माना आयद किया जा सकता है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। आलमी कप वनडे क्रिकेट में भारत ने मुसलसल 5वीं जीत हासिल कर ली है। धर्मशाला में इतवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 10 पॉइंट के साथ टेबल पॉइंट में पहले मुकाम पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड से मिले 274 रन का मुकाबला करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के विकेट की शक्ल में लगा। वो 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ही शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर 29 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल 27 रन बनाकर मिचेल सेंटेनर का शिकार बन गए। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्या कुमार यादव टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। वो 2 रन बनाकर रन आउट हुए। भारत के लिए विराट कोहली ने 95 रन की इनिंग खेली। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर में अपनी सभी विकेट गंवाकर 273 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा 130 रन डैरल मिशेल ने बनाए और रचिन रविंदर ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 का ताउन दिया। भारत के लिए मोहम्मद शामी ने 5 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को एक-एक विकेट मिले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। ये टीम की एक शानदार कोशिश थी जिसमें सभी ने ताउन दिया। मैदान में लगन और महारत मिसाली थी। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ये मैच किसी भी कीमत पर जीतना होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान 4 में से 2 मैच जीतने में कामयाब रहा है और पॉइंट्स टेबल में 5वें पोजीशन पर मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ 1 जीत के साथ टेबल में 10वें यानी आखिरी पोजीशन पर है। दोनों टीमों के दरमियान 7 वनडे मैचेस खेले गए हैं जिनमें पाकिस्तान ने तमाम में कामयाबी हासिल की है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान के लिए ये रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। तहम अफगानिस्तान की टीम ने टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को हल्के में लेना मुश्किल हो सकता है।
हिंदुस्तानी खिलाड़ी आज से चीन में एशियन पैरा गेम्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते नजर आएंगे। आज खेलों के पहले दिन हिंदुस्तान कई मुकाबलों में तमगे जीतने की कोशिश करता नजर आएगा। हिंदुस्तानी खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, शूटिंग, टेबल टेनिस और साइकिलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स का फाइनल आज होगा। नाज़रीन, आज शारदीय नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। आज महानवमी के दिन दुर्गा की सिद्धि दात्री शक्ल की पूजा की जाती है। नवरात्रि त्यौहार की अष्टमी और नवमी की खास अहमियत है। कन्या पूजा नवरात्रि की इन दिनों तारीखों पर की जाती है। कुछ लोग अष्टमी पर कन्या पूजा के साथ साथ मां की पूजा करते हैं और कुछ नवमी पर। नवमी के मौके पर देवी के दर्शन और पूजा के लिए सुबह से ही अकीदतमंद मुल्क भर के मंदिरों में जमा हो रहे हैं। मंदिरों में पूजा की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सुबह सवेरे छतरपुर और कालकाजी मंदिर में अकीदतमंदों का जोख दर जोख आना शुरू हो गया है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।